साई एड्यू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आइए हम आपको लेके चलें CSVTU की वेबसाइट में और वहां पर हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस। तो ये हमने वेबसाइट ओपन की www.csvtu.ac.in। यहाँ पर आप जहाँ द यूनिवर्सिटी लिखा है उसी में आप नीचे आएंगे, ऑर्डिनेंसेस एंड अमेंडमेंट्स को आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा ऑर्डिनेंसेस का। तो ऑर्डिनेंसेस बेसिकली होते हैं रूल्स एंड लॉज जो कि गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या अथॉरिटीज जो हैं वो अच्छी तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को या अपने सिस्टम को रन करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के आपको यहाँ पर 30 तक ऑर्डिनेंसेस दिखाई देंगे और फिर इसमें अगर कुछ एड ऑन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, उनको अमेंडमेंट्स बोला जाता है। तो ये इसके बाद आपको यहाँ पर ये अमेंडमेंट्स भी दिखेंगे। तो जो ऑर्डिनेंस 1 है, अगर हम वहां से शुरू करें तो बेसिकली इसमें ये था कि जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, तो होप आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई 2005 को CSVT जो है स्टार्ट हुई वर्क करना। और उस समय इन्होंने ये डिटेल बताया कि जो क्लासेस फर्स्ट ईयर की ME, MTech, MBA, MCA, BE, BArch, B.Pharm एंड डिप्लोमा कोर्सेज में जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे एक्सेप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर एंड गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, इन दोनों के जो डिपार्टमेंट्स थे वो अलग रहे क्योंकि वो CSVTU की यूनिवर्सिटी में इंक्लूड नहीं हुए थे। और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो कि अभी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अंदर और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में एफिलेटेड थे। उनके अलावा बाकी जितने कॉलेजेस थे वो सभी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई के अंडर में आ गए थे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2005। तो ये है हमारा ऑर्डिनेंस नंबर 1। इसके बाद देखते हैं ऑर्डिनेंस नंबर 2। तो ऑर्डिनेंस नंबर 2 यहाँ आप देख सकते हो किस लिए है, फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, टीचिंग डिपार्टमेंट और स्कूल ऑफ स्टडी, ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। मतलब जब CSVTU बनी तो उस समय जो उन्होंने उसमें एडमिशन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए वो इसमें आए ऑर्डिनेंस नंबर 2 में। तो अगर हम शुरू से इसको अच्छी तरीके से समझें ऑर्डिनेंस नंबर 2 को, तो यहाँ पर आप देखिए जब भी आपको एडमिशन कराना हो कहीं पर भी तो उसमें एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि an examination of passing of which makes a student eligible for admission to a particular year in course of study leading to bachelor's or postgraduate degree और डिप्लोमा कन्फर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। इसका ये मतलब है कि अगर आपको किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो एक एलिजिबल होने के लिए जो भी हम एक एग्जाम देते हैं उस एग्जाम को हम क्वालिफाइंग एग्जाम बोलते हैं। जैसे सिंपल अगर हम बात करें जैसे B फार्मेसी की तो हम लोग प्री फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो वो उसका क्वालिफाइंग एग्जाम हो गया। उसी तरीके से एक टर्म और आता है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसका ये मतलब होता है कि उसी के बराबर और दूसरा कौन सा एग्जामिनेशन हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर आएगा बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और एनी इंडियन यूनिवर्सिटी अदर देन दिस यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। इसको भी आप आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोल रहा है इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो करस्पॉन्डिंग एग्जामिनेशन है वो हमारे जो छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल 1965 के एग्जामिनेशन के बराबर अगर है तो उसको इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पॉइंट वो ये कहते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसको कि एडमिशन लेना है कॉलेज में या UTD में या स्कूल ऑफ स्टडी में जो कि एफिलेटेड टू CSVT होगा तो उसमें उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना होगा? उस इंस्टीट्यूशन के हेड को आपको सबमिट करना है जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है उसमें। और साथ ही साथ आपको एडमिशन फीस जो है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो आपको सबमिट करनी होगी। तो ऑब्वियस है जब हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम एडमिशन फॉर्म भरते हैं, उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। तो आप जिस स्कूल से आ रहे हैं उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा जिसमें कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ मार्कशीट होगी जिसमें कि जो आपने सब्जेक्ट्स दिए उसका रिजल्ट होंगे, उसके मार्क्स होंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो प्राइवेट कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट में 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि सर्टिफाई करेंगे उनके गुड कैरेक्टर को, उसका भी सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर
जो स्टूडेंट है उसने क्वालिफाइंग एग्जाम को पास किया है, जो भी क्वालिफाइंग है जैसे कि 10th है 12th है जो भी एग्जाम है, बाय द बोर्ड अदर देन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन छत्तीसगढ़, इसके अलावा अगर किसी बोर्ड से किया है तो फिर, या कोई और यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको वहाँ का कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट का जो एलिजिबिलिटी वो सबमिट करना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी है। कई बार हो सकता है कि तुरंत आपको ना मिले माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, उस समय तक आपको एटलीस्ट आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट होना है। स्पेशली जब एनरोलमेंट फॉर्म फिल होता है उसके पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसका 4th पॉइंट है कि स्टूडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू कोर्स ऑफ स्टडी फॉर अ डिग्री और डिप्लोमा अनलेस दे हैव पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। जैसे कि अगर हम किसी डिग्री के लिए आते हैं तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है, डिप्लोमा के लिए 10th पास होना ज़रूरी है अंडर छत्तीसगढ़ शिक्षा अधिनियम 1965, या फिर उसी के इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन आपको पास करना ज़रूरी है अगर आपको एडमिशन लेना है तो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नो स्टूडेंट एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी शैल बी एडमिटेड टू एनी सब्सिक्वेंट हायर क्लास इन एन इंस्टीट्यूशन unless he has passed the examination qualifying him to appear for examination for which he will be preparing। मतलब आप सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, उसको पास करना है, तभी आप अगली क्लास में जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट से माइग्रेट होकर के आए हैं तो भी आपको जो यहाँ के एग्जामिनेशन है उनको अच्छी तरीके से पास करना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट उसमें जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, no student who has passed a part of any degree or postgraduate examination from another university shall be admitted to subsequent higher class for such examination in an institute without the approval of Kulpati in consultation with the dean of the faculty in case of degree examination and chairman of the concerned board of studies in case of पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये कई बार होता है कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तो आप वहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और वहाँ के जो वाइस चांसलर यानी कुलपति होते हैं वो एक कमेटी बिठाते हैं और उसको फिर वेरीफाई किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में आप जा सकते हो अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बीच में आए हैं तो। इसके बाद है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर एनरोलमेंट फॉर्म फिल होता है और वो एनरोल किए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फीस पे करा करके एनरोलमेंट कराए स्टूडेंट का। इसके बाद ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चे ने एक जगह एडमिशन ले लिया तो वहाँ पर उसको शुरू से ही पूरी ट्यूशन फीस फिल करनी है, जुलाई से लेकर के पूरे यहाँ तक की जहाँ तक की एडमिशन हुआ है। नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू माइग्रेट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर अंडर द jurisdiction of this university without a transfer certificate, and no transfer from one such institution to another shall be in case be permitted after the date on which the application of student for admission to the ensuing examination has been forwarded। मतलब अगर आपको एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में लेना है तो वो भी जब ड्यूरेशन होगा उसी समय कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर आपको एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर किसी कारण से अगर आपको शिफ्ट होना है तो आपको पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को रिटर्न में एप्लीकेशन देना होगा, वहाँ से एनओसी लेना होगा, उसके बाद आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन वाले से भी एनओसी लेके फिर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा और उनकी परमिशन से ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर इंस्टीट्यूशन को ऐसा लगता है कि ये वैलिड रीज़न नहीं है तो वो मना भी कर सकते हैं देने से एनओसी। और यहाँ पर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट है उसको उनको बोला जा सकता है कि आपको उस साल की पूरी फीस जो है आपको पे करनी होगी अप टू द मंथ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब जब तक कि आप वहाँ पर हो आपको वहाँ तक की फीस एटलीस्ट देनी होगी। और साथ ही साथ अगर आपको स्कॉलरशिप या स्टूडेंटशिप है तो भी वहाँ पर आपको रिफंड मिल सकता है। और जब स्टूडेंट सारी चीज़ें सारी पेमेंट कर देगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट है उनका उसको ये कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है उनको अपना हमेशा बिहेवियर जो है अच्छा रखना है, diligence in studies रखना है, maintain decorum and dignity, take proper interest in co-curricular activities and observe all rules of discipline of the institution for which he is a student and the university। और अगर ऐसा पाया गया कि कोई स्टूडेंट जो है उसने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया है तो उन कंडीशंस में जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है
वो जो है उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है? सस्पेंड सच स्टूडेंट फ्रॉम अटेंडिंग क्लास फॉर नॉट मोर देन अ वीक एट अ टाइम, 1 वीक का उनको सस्पेंशन मिल सकता है। फिर एक्सपेल सच स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, निकाला भी जा सकता है। डिसक्वालीफाई सच स्टूडेंट फ्रॉम अपियरिंग एट द नेक्स्ट एंश्योइंग एग्जामिनेशन और रेस्टिगेट सच अ स्टूडेंट। ये डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी का उनका मिसकंडक्ट है स्टूडेंट। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर बोली जा रही है कि पनिशमेंट देने से पहले हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को बुला करके उनको अपॉर्चुनिटी दें कि उनकी पर्सनल हियरिंग करें, रिकॉर्ड करें रीजंस को, पनिश उसके बाद ही जो भी रीजंस है जिस वजह से उनको पनिशमेंट दी जा रही है उसको राइटिंग में नोटिफाई करना ज़रूरी है। और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनके पास पावर है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। पावर टू सस्पेंड फॉर सच टाइम एज मे बी नेसेसरी अ स्टूडेंट टेम्पररी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट इन कनेक्शन विद एन एलिज्ड ऑफेंस। अगर यहाँ पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ऐसा लग रहा है कि ये उनका जो एक्ट है जो टीचर का सॉरी जो स्टूडेंट का वो किस कैटेगरी का है, मिसकंडक्ट है, उस हिसाब से वो एक्शन ले सकते। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर वो स्टूडेंट सस्पेंडेड है और अगर इंक्वायरी के बाद ये पाया गया कि वो इनोसेंट था तो उस ड्यूरेशन का उसको अटेंडेंस जो है वो मिल जाएगा। एंड और जो स्टूडेंट अगर वो रेस्टिगेट हुआ है तो शैल नॉट बी एडमिटेड टू अनदर इंस्टीट्यूशन विद इन द jurisdiction of this university. Ordinarily, the period of restigation shall not exceed 2 years. 2 years का अगर आप बच्चे को स्टूडेंट को रेस्टिगेशन मिला है तो उसी जुरिस्डिक्शन में कहीं और किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। और दूसरे इंस्टीट्यूशन ये दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द रेस्टिगेशन ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन शैल एंटेल द रिमूवल ऑफ हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स। मतलब फिर अगर उसको रेस्टिगेट कर दिया गया तो उसका एनरोल्ड स्टूडेंट की लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाएगा। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप अपना डिसिप्लिन को मेंटेन रखें और ऐसा कोई भी मौका ना दें जिससे कि आपको वहाँ से किसी भी इंस्टीट्यूट से सस्पेंड किया जाए या रेस्टिगेट किया जाए। ये जो आपका ड्यूरेशन होता है लर्निंग के लिए है, नॉलेज के लिए है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। आप रेगुलर कॉलेज जाएं और अपने आप को कॉलेज की फैसिलिटीज़ को अवेल करें और अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। तो ये वाला था ऑर्डिनेंस 2। होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से और भी ऑर्डिनेंसेस को हम लेके आएंगे। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।